एवरीवन, हियर इज डाइटिशियन पूजा। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लंबर स्पॉन्डिलोसिस के बारे में कि लंबर स्पॉन्डिलोसिस किन लोगों को होता है, किसको इसका ज़्यादा खतरा होता है, किस वजह से ये होता है और डाइट में हमें कुछ चेंजेस करके कैसे हम लंबर स्पॉन्डिलोसिस को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जो रीज़न होता है लंबर स्पॉन्डिलोसिस बनने का वो हम जान लेते हैं। जिनकी बहुत ही ज़्यादा सिटिंग पोजीशन में जॉब होती है, पहले तो मैं बता दूँ ये कि जैसे जैसे हमारी एज होती है वैसे वैसे एजिंग के प्रोसेस से भी ये इसका खतरा बढ़ता है। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा बैठने का जो तरीका होता है सिटिंग पोजीशन में, अगर हमारा पोस्चर अगर मेंटेन नहीं है, हम बैठने के जो तरीका है एकदम प्रॉपरली, जो बैठने का सिटिंग पोस्चर जो होता है हमारा एकदम प्रॉपरली होना चाहिए। अगर ये आपका प्रॉपरली नहीं है तो आपको लंबर स्पॉन्डिलोसिस होने के ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तीसरा, अगर आप ओवर वेटेड है और आपको मतलब आप अच्छे से बैठ नहीं पाते, तो मेन अगर बात करें ना लंबर स्पॉन्डिलोसिस के लिए, तो बैठने का जो पोस्चर है ना, हमारे जो हम अगर प्रॉपरली बैठेंगे नहीं तो जो मेन हमारा जो पोस्चर रहता है, जिस जगह पे जो जो भार आना चाहिए हमारे शरीर के पिछले हिस्से में, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है और किसी एक ही नस पे आके टिक जाता है, जिस वजह से मतलब डिस्क भी स्लिप हो जाती है और इसी वजह से ये प्रॉब्लम गड़बड़ा जाते हैं। तो ये मेन रीज़न हम कह सकते हैं कि हमें हमारा बैठने का जो तरीका है प्रॉपरली हमारा पोस्चर मेंटेन नहीं रहता है। और मोस्ट ऑफ दी हम देख रहे हैं कि अभी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और सबका जो काम है सिटिंग पोजीशन का ही मैक्सिमम, तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हमारा पोस्चर हम मेंटेन ज़रूर कर सकते हैं। तो याद रखिए, पोस्चर हमें बैठने का जो सलीका है एकदम स्ट्रेट बैठना चाहिए अच्छे से। हम जैसे लैपटॉप पे भी काम करने का तरीका होता है, कंप्यूटर पे भी हम काम करते तो उस समय हमारा पोस्चर कैसे होना चाहिए ये भी हमें पता होना चाहिए, उसी पोस्चर में ही हमें काम करना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तीसरा है कि आपके शरीर में अगर किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है जो कि आपके बोन्स के लिए अच्छे, मतलब बोन्स हो या ओवरऑल बॉडी के जो अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स को मजबूत बनाते हैं, उनकी अगर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अगर कम होते हैं, विटामिन डी है, मैग्नीशियम, पोटेशियम है, ये अगर कम हो जाते हैं तो ये किसी और हिस्से से इसमें खिंचाव महसूस होता है, क्योंकि हमारी बॉडी क्या स्ट्रगल करती है। जैसे हम देखेंगे कि हमारे अगर हमारे डाइट में अगर प्रोटीन बहुत कम है तो हमारे बालों पे भी असर पड़ता है, बाकी और एक्सटर्नल ऑर्गन पे भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि शरीर जो है ना न्यूट्रिएंट्स खींचने का काम करता है और जिस वजह से ये आउटर में भी इसके संकेत मिलते हैं। तो यही एक बात होती है कि हमारे डाइट में भी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है ना, तो जैसे ही और न्यूट्रिएंट्स की कमी के साथ साथ हमारा सिटिंग पोजीशन प्रॉपरली नहीं होता है, उससे जल्दी ये जकड़ लेती है। नहीं तो आप बोलेंगे कि कोई कोई जो है सिटिंग पोजीशन अच्छी नहीं हो के अच्छी थी लेकिन फिर भी उनको लंबर स्पॉन्डिलोसिस हुआ। तो ये अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। ओबेस होना भी एक फैक्टर होता है लंबर स्पॉन्डिलोसिस में। ओबेसिटी के कारण जो वेट होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है, अगर आप स्ट्रेट नहीं बैठते तो ये मैक्सिमम ओबेस लोगों के इसके ज़्यादा खतरे होते हैं। तो बात करेंगे कि इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम पहले जो अपना सिटिंग पोजीशन प्रॉपरली करें, दूसरा ज़्यादा वेट ना बढ़ने दें और हमेशा हमें जब भी ब्रेक मिलता है हम अच्छे से वॉक करने के लिए, मतलब हम अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए थोड़ा तो भी आप रिलैक्स कर सकते हैं। रिलैक्स कैसे करना है आपको, जो भी इजी एक्सरसाइज होती है, जैसे ऑफिस में आपने देखी होंगी कुछ कुछ वीडियोस है जो कि आपको रिलैक्स फील कराते हैं, आपके जो पीछे बैक में जो भी ऑर्गन्स है उनको भी रिलैक्स होने का मौका मिलता है, तो उस तरह आप खुद को रिलैक्स कर सकते हैं। और डाइट में हाँ, अगर आपको लंबर स्पॉन्डिलोसिस है तो आपको ज़्यादा हेवी प्रोटीन ना लें। मेरी एक गुजारिश है कि ज़्यादा हेवी प्रोटीन ना लें और थोड़ा, लेकिन प्रोटीन तो लेना ही है तो आप हल्का जो सिंपल डाइजेस्टिव हो, जैसे मूंग की दाल होती है, बॉयल्ड एग भी थोड़ा ले सकते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा हार्ड ही हो जाएगा, तो मूंग की दाल है, सोया के प्रोडक्ट है, ये थोड़ा हल्के, मतलब ज़्यादा एक्सेस में प्रोटीन ना लें और हैवी प्रोटीन ना लें, जिसमें इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं स्लिप डिस्क को ठीक कराने के लिए वो है, सबसे पहले आपके डाइट में इजी टू डाइजेस्ट प्रोटीन होना चाहिए। सेकेंड, आपका डाइट जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन B12, आयरन और कोलेजन से रिच होना चाहिए। यही अगर बात, विटामिन डी भी इसके साथ होना बहुत ज़रूरी है। ये अगर आप फुलफिल करते हो आपने डाइट में, इसका अगर पूरा समावेश रखते हैं तो आपका जो स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है या फिर आपका जो भी लंबर स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम है ये ठीक होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा और ये ठीक होता है। तो ईजी टू डाइजेस्ट प्रोटीन के बारे में थोड़ा बता दें।
अब बात करेंगे इजी टू डाइजेस्ट प्रोटीन आपको कहाँ से मिलेगा। सिंपल बात है, इजी टू डाइजेस्ट प्रोटीन हमको मूंग दाल से मिलने वाला है। तो मैक्सिमम जो आपके जो ब्रेकफास्ट का जो रेसिपी है वो आप मूंग दाल से बना सकते हैं। तो मूंग दाल का आप सूप ले सकते हो, किसी भी टाइम ले सकते हो आप, ऐसा नहीं कि आप ब्रेकफास्ट भी लेना है करके। तो मूंग दाल का आपको सूप ज़्यादा अदरक डाल के आप ज़रूर ले। दूसरा है कि बॉयल्ड मूंग आप ले सकते हो, बॉयल्ड मूंग की आप सब्जी भी बना सकते हो, मूंग का डोसा आप बना सकते हो, स्प्राउटेड मूंग भी ले सकते हो। और योगर्ट भी अच्छा होता है, दही जो है दही आपके लिए अच्छा रहेगा कोलेजन फॉर्मेशन के लिए भी। और दूध अगर हल्दी वाला लेते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है। इसके साथ में आप थोड़ा सा सोक आलमंड्स भी ले सकते हैं, ये भी काफ़ी ठीक रहेगा इजी टू डाइजेस्ट प्रोटीन के लिए। और जो थीन दाल होती है, पतली वाली दाल होती है, वो भी आप ले सकते हो। ये थोड़ा इजी टू डाइजेस्ट प्रोटीन का सोर्स हो गया। अगर आपके डाइट में आप ये नहीं खाना चाहते हो तो आप प्लीज़ उसके लिए आप मल्टीविटामिन्स की टैबलेट ज़रूर लें। कोई प्रोटीन पाउडर जो होता है जो हेवी लोड वाला ना हो, याद रखिए हेवी लोड वाला प्रोटीन पाउडर नहीं लेना है, जो कि मतलब इजी टू डाइजेस्ट और थोड़ा इजी वाला डाइजेस्ट वाला प्रोटीन होना चाहिए, ज़्यादा हेवी वाला प्रोटीन नहीं होना चाहिए। और B12 का अगर आप डाइट्स आपको पता ही होगा कि वेजिटेरियन डाइट में B12 जो है काफ़ी कम मात्रा में होता है और निग्लिजिबल मात्रा में हम बोल सकते हैं। तो इसीलिए विटामिन B12 अगर नॉनवेज आप नहीं खाना चाहते हो, जो भी काफ़ी हेवी होता है, इसीलिए आप B12 की टैबलेट आप ज़रूर लें, क्योंकि इंजेक्शन भी या फिर आप इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं। और बहुत कम मात्रा में अपने को B12 चाहिए रहता है, लेकिन वो अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हो तो आपके लिए इंजेक्शन अच्छा रहेगा, आप वो ले सकते हो। या फिर विटामिन की जो टैबलेट होती है वो भी हम ले सकते हो। सोया के प्रोडक्ट आप खा सकते हो, सोयाबीन की जो बड़ी होती है उसका आप कुछ डिलीशियस सब्जियां बना सकते हो, जैसे कि सोया बड़ी की सब्जी अच्छी लगती है, या फिर आप उसके कबाब बना सकते हो, मंचूरियन आप बना सकते हो, लेकिन आप थोड़ा मसाले और जो सॉसेस है उसका प्रयोग थोड़ा कम। और स्पॉन्डिलोसिस को मैनेज करने के लिए जो डाइट होती है उसमें स्पेशली लो फैट और लो प्रोटीन आता है, लेकिन इसमें हाई फाइबर डाइट होना बहुत ज़रूरी है। तो अपने डाइट में आप फ्रूट्स ज़रूर रखिए, विटामिन से भरपूर होना चाहिए आपकी डाइट। जो भी सीड्स होते हैं, नट्स एंड सीड्स होते हैं, इनमें फैट की थोड़ा अच्छा गुड अमाउंट में अच्छा क्वांटिटी वाला फैट होता है, तो आप नट्स एंड सीड का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो भी ऑल फ्राइड फूड्स है जो कि मार्केट में बहुत दिनों से प्रिजर्व है, ज़्यादा प्रोसेसिंग फूड्स है, वो करने से आपकी प्रॉब्लम जो है बढ़ सकते हैं। कोशिश करें नेचुरल फ्रूट्स जो है उसे कंज्यूम करने की कोशिश करें। विटामिन सी रिच होते हैं फ्रूट्स, जिससे कि आयरन अब्जॉर्प्शन के लिए भी अच्छा होता है। रागी आप ले सकते हैं, रागी के खाने से आपकी जो कैल्शियम की नीड है और आयरन भी, मिलेट्स में आयरन भी होता है, तो वो अगर आप खाते हैं तो उससे भी आपकी जो कैल्शियम है आयरन की पूर्ति हो सकती है। तो हमें कोशिश करना है कि न्यूट्रिएंट डेंस हमें खाना खाना इस टाइम। सिसमे सीड जिसको पसंद नहीं है तो वो थेपला बनाते हैं, तब थेपले में भी या फिर पराठा जो बनाते हैं आप, उसमें भी आप मेथी सीड्स जो है आप डाल सकते हैं। फेनुग्रीक को आप सुबह खाली पेट अगर फेनुग्रीक सीड का पानी पीते हैं तो ये काफ़ी हेल्दी हो जाएगा। अगर आप ये नहीं है तो अल्टरनेटिव आप गार्लिक ले सकते हो। 2 खाली पेट उठ के आपको सिर्फ 2 गार्लिक चबाना है, इसका नुकसान कुछ भी नहीं है, फ़ायदा अनगिनत है। इसीलिए आप अपने दिन की जो शुरुआत है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस के जो पेशेंट है या फिर जिनको लंबर स्पॉन्डिलोसिस नहीं भी है, उन्होंने भी अपने दिन की शुरुआत जो है गार्लिक से करते हैं, तो आपका, और वो भी बासी मुँह आप गार्लिक खाएंगे ना तो ज़्यादा इन्हांस होता है, तो आप इसका सेवन कीजिए। सिसमे सीड्स हैं और जो भी ऑरिगेनो जो है ये भी अपने डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हैं। सलाद खाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हाई फाइबर डाइट में सलाद बहुत ज़रूरी होता है। फ्रूट्स सुबह के टाइम मिड मॉर्निंग स्नैक्स में आप एक फ्रूट ज़रूर ले, और शाम के टाइम आप सलाद ज़रूर खाते मतलब खाना खाते समय भी आप लेते हैं तो ठीक है, लेकिन शाम के टाइम बाउल फुल ऑफ सलाद जो है लेना ज़रूरी है आपके लिए। बाकी आप रोटी चावल जो है एज यूजुअल आपका जो लंच है डिनर है आप कर सकते हैं, लेकिन उसको भी आप हेल्दी वे से मॉडिफाइड कर सकते हैं, जैसे कि जो रेगुलर रोटी है उसको आप स्विच करके रागी रोटी ले सकते हैं। कभी कभार आपको अगर नहीं पसंद है तो आप कभी कभार ले सकते हैं, और अगर पसंद है तो आप रोज़ाना भी खाते हैं तो इसका नुकसान कुछ नहीं है। और व्हीट रोटी में आप देखेंगे कि उसमें ग्लूटेन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम जब भी आप आटा जो लाते हो तो वो ज़्यादा मोटा मोटा आटा रहेगा ना, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना मोटा आटा रहता है उतना उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा प्रिजर्व रहते हैं, तो कोशिश करें कि मोटा आटा लें, इसमें फाइबर की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है।
तो ये सब चीज़ें करने से आपका, हाँ, और नीम लीव्स, करेला भी काफ़ी हेल्दी होता है। नीम लीव्स में आपको पता ही है कि काफ़ी हेल्दी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मीठा नीम का जो पत्ता होता है इसमें भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये आप सब खाने में इसे इंक्लूड कर सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स है वो है विटामिन डी बहुत ज़रूरी होना चाहिए। विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन एंड कोलेजन, ये सारी चीज़ें जो है ना, अगर आपके डाइट से अगर पूर्ति नहीं हो रही है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आपके डाइट से अगर ये नहीं हो रहा है ना, तो आपको इसका मल्टीविटामिन का टैबलेट लेना ही पड़ेगा, जिससे कि आपकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाएगी। और सिटिंग पोजीशन का जो पोस्चर मैंने आपको बताया वो भी कर सकते हो। रेगुलर जो एक्सरसाइज आपको थेरेपिस्ट एडवाइस करते हैं या फिर आपको जो वीडियोस आप देख के कर रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि किन किन चीज़ों का हमें सेवन बिल्कुल नहीं करना है। तो मैंने बताया कि ऑल टाइप के जो फ्राइड फूड्स है वो ना खाएं, क्योंकि लो फैट डाइट इसमें होना चाहिए। हाई फाइबर डाइट, लो फैट, लो प्रोटीन और हाई फाइबर डाइट आपको लेनी है। तो आपको जो भी फ्राइड फूड्स है उसके वो नहीं लेना है। मैदा और मैदे से बनी चीज़ें आपको नहीं खानी है। और चाय और कॉफ़ी का जो सेवन है वो भी आप थोड़ा लिमिट कर देंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि इससे पेन आपका उभर कर ज़्यादा आ सकता है। खाने में आप फ्लैक्सीड की चटनी भी ले सकते हो। ओट मिल्स, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो डाइट है उसमें फाइबर ज़्यादा होना चाहिए, प्रोटीन कम होना चाहिए। कम मतलब जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना आप ले सकते हैं, लेकिन इजी टू डाइजेस्ट और थोड़ा कम ही प्रोटीन लेंगे तो चलेगा। इसके लिए आपको नॉनवेज जो है उसमें थोड़ा देखेंगे कि हमारा सैम्पल डाइट प्लान कैसा होना चाहिए डेली के बेसिस में। तो सुबह जैसे ही मैंने आपको बताया कि खाली पेट आपको लहसुन की कलियाँ अगर आप खाते हो, 2-3 चबा चबा कर अच्छे से खाते हो तो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो सुबह जल्दी उठकर आपको बासी मुँह 2-3 लहसुन की जो कच्ची कलियाँ होती है वो चबा कर खाना चाहिए। सेकंड आता है फिर ब्रेकफास्ट में आपको मूंग स्प्राउट्स आप ले सकते हो, मूंग डोसा आप ले सकते हो। इसके साथ में आपने चिया सीड पुडिंग आप ले सकते हो। जो भी सोक आलमंड्स लेना ना भूले। जैसे आपका लहसुन खा के हो जाता है, 2 से 3 कलियाँ लहसुन की होने के बाद आप थोड़ा फ्रेश हो जाइए और थोड़ा पानी पीजिए गुनगुना, और उसके बाद में आप 2-3 आलमंड्स जो है आपको रात को ही सुखाने हैं वो आप ले सकते हैं। सुबह 2-3 आलमंड्स ठीक होता है, इतना ही 2-3 आप ले सकते हो। और उसके बाद में जो आपका ब्रेकफास्ट है वो आप ओट्स भी आप ले सकते हो, ओट्स की खीर आप ले सकते हो। और जो भी पराठे वगैरह है इसमें थोड़ा ऑयल कम लगा के आप ये ले सकते हो। अब बात करेंगे मिड मॉर्निंग में 10 से 11 बजे की जो भूख होती है उस समय आप बनाना अच्छा होता है, बनाना अगर लेते हो तो। और जिनको जो डायबिटीज़ पेशेंट नहीं है उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो जो बनाना है इसमें कैल्शियम, जो मैग्नीशियम मिनरल्स होते हैं, पोटेशियम होता है इसमें, मतलब विटामिन बी का जो ग्रुप होता है वो सभी इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए मिड मॉर्निंग का अगर आपको बनाना मिलता है तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अगर बनाना नहीं तो एनी सीजनेबल फ्रूट जो अवेलेबल है वो आप ले सकते हो। या आपके यहाँ पे जो फ्रूट्स नहीं है तो आप कोई बात नहीं, आप मखाना होता है, ये मखाना आप रोस्टेड थोड़ा हल्का घी डाल के रोस्ट कर लीजिए और वो आप बाउल फुल मखाना आप ले सकते हैं। लंच की अगर बात करते हैं तो लंच में मैंने आपको बताया कि अगर आप स्विच कर सकते हैं जो रेगुलर आटे की रोटी, रागी रोटी से स्विच कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। कभी अगर नहीं होता है तो आप वीकली तो भी एक बार रागी रोटी आप ले सकते हैं, या जवार बाजरे की आप रोटी लेंगे तो काफ़ी ठीक हो जाएगा। उसके साथ में जो मोरिंगा लीव्स की सब्जियां बना सकते हो, मोरिंगा के जो स्टिक आते हैं उसकी सब्जी आप ले सकते हो, कोई भी हरी पत्तेदार सब्जियां चलेगी। और 1 बाउल दाल आप ले सकते हो, और दाल जो है ना काफ़ी पतली होनी चाहिए, काफ़ी पतली, और मूंग की दाल है तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इसमें आप इसके साथ में फ्लैक्सीड्स यानी कि सरसों की जो चटनी है वो ले सकते हो, या फिर करी पत्ते की जो चटनी है वो भी आप बना के रख दीजिए, वो आप ले सकते हो। अब मिड इवनिंग का स्नैक्स की अगर हम बात करते हैं तो भुना जो काला चना होता है, ये फुटाना हम जिसे बोलते हैं, ये आप लो। या फिर अमरंथ लड्डू होते हैं, राजगिरे के जो लड्डू होते हैं वो घर पे बना सकती हो और बाहर से ले सकते हो। या फिर जो चिक्की होती है, घर की बनाई हुई चिक्की, पीनट चिक्की आप ले सकते हो। और डिनर की अगर हम बात करते तो डिनर में याद रखिए, डिनर में आपको 1 बाउल जो है 1 बाउल सलाद लेना
बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाई फाइबर डाइट होना बहुत ज़रूरी है। तो 1 बाउल फुल आप पत्ता गोभी की सलाद बना के ले सकते हो। किसी भी जो भी सब्जियां घर पे है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर सब्जियां ही चाहिए तभी आप सलाद बना सकते हो। तो इसमें कच्चे प्याज आप डाल सकते हो, कच्चे टमाटर आप डाल सकते हो, घर में जो भी सब्जी पड़ी है वो आप डाल सकते हो। और इसमें सीजनिंग के लिए आप अपने टेस्ट के अनुसार आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, लेमन ऐड कर सकते हो, जो भी विनेगर वगैरह है वो आप अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हो। तो ये हो गया आपका डिनर। और अगर आपका इससे भी भूख नहीं होती है, थमती नहीं है, तो आप रागी का कुछ भी आप बना सकते हो, रागी कांजी आप बना सकते हो, या फिर दलिया भी आप बना सकते हो, ओट्स भी आप बना सकते हो। लेकिन याद रखिए थोड़ा लाइट सा आपका डिनर होना चाहिए, और लेकिन लाइट सा लेकिन न्यूट्रिएंट डेंस होना चाहिए, हाई फाइबर होना चाहिए। तो जो गाजर का कुछ भी आप बना के ले सकते हो, अप्पे आप बना सकते हो गाजर डाल के, तो ये चीज़ें आप ले सकते हो। और अभी हमें बात बेड टाइम में आप 2-3 आलमंड्स खा सकते हो, या फिर आलमंड का जो बना हुआ दूध है, या फिर रेगुलर जो दूध है आपके यहाँ पे, तो 1 कप मिल्क में आप थोड़ा टर्मरिक ज़रूर ऐड करें, जिससे कि कोलेजन के लिए अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं कि किन किन चीज़ों का सेवन हमें लिमिटेड करना है। तो मैंने पहले बताया है कि जो हैवी लोड वाले प्रोटीन है उसको आप ना ही सेवन करें तो ठीक है, लेकिन जो आपके डाइट में प्रोटीन है जैसे कि दूध और डेयरी प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा लिमिटेड ही रखेंगे तो ठीक रहेगा। और मूंग से बनी जो चीज़ें आप खाएंगे उतना ज़्यादा ठीक रहेगा। हरी पत्तेदार सब्जियां ज़रूर ऐड करें, मोरिंगा लीव्स ज़रूर ऐड करें, चिया सीड जो है, जो न्यूट्रिएंट रिच फूड प्रोडक्ट है उनको आप अपने डाइट में ज़रूर ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप फ्लैक्स सीड्स जो चटनी मैंने बताई वो ज़रूर लो, इससे आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा, और इसमें भी काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इस तरह का आपका जो है डेली के हिसाब से डाइट होना चाहिए अगर आपका लंबर स्पॉन्डिलोसिस है तो। और अकॉर्डिंग आपकी जो मेडिकेशंस है डॉक्टर ने दी हुई है उसके साथ आप ले सकते हो, और जल्दी अपनी रिकवरी फास्ट कर सकते हो।